हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अरुणिंद्र प्रताप सिंह, मैनेजिंग डायरेक्टर आरस्तु आईएएस एकेडमी इंदौर से। दोस्तों, आज हमारे लेक्चर का जो टॉपिक है, आज हम करेंगे मध्य प्रदेश में कृषि को। और इस टॉपिक से संबंधित हमने कुछ बिंदु यहाँ पर लिखे हुए हैं बोर्ड में, जिनको हम देखेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहला है प्रस्तावना को देखेंगे यहाँ। इसके बाद है आपका कृषि का प्रकार। कृषि का प्रकार का मतलब है कि जैसे कि आपने सुना होगा कि जीवन निर्वाह कृषि किसे कहा जाता है, या वाणिज्यिक फसलें क्या होती हैं, या व्यापारिक फसलें क्या है। तो उनके बारे में देखेंगे। वो भी एक प्रकार है, चूंकि जो रोपण कृषि होती है, बागवानी कृषि होती है, इन्हीं को हम देखेंगे। इसके बाद है कृषि का विभाजन। कृषि का विभाजन भी प्रयोग के आधार पर या बोले कि मौसम के आधार पर भी कृषि का विभाजन किया गया है, उसके बारे में भी हम यहाँ पर देखेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट बिंदु है आपका, वो है मध्य प्रदेश की प्रमुख फसलें और मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2018 और 19 में मध्य प्रदेश की कृषि के संबंध में जो भी नवीनतम आंकड़े हैं वो मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद है नेक्स्ट है, हम करेंगे कि मध्य प्रदेश में कृषि प्रदेश एवं कृषि जलवायु प्रदेश। तो यहाँ पर कृषि प्रदेशों को आप कृषि क्षेत्र भी आप देख सकते हैं। तो कृषि क्षेत्र या कृषि प्रदेश एवं कृषि जलवायु प्रदेशों के बारे में भी हम पढ़ेंगे। इसके बाद करेंगे हम राज्य की नवीनतम जो जैविक कृषि नीति है, जो कि 2011 में लाई गई, उस जैविक नीति के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है आपका कि कृषि से संबंधित प्रमुख संस्थाएं जो हमारे मध्य प्रदेश में स्थापित की गई हैं उनके बारे में, और कृषि से संबंधित जो प्रमुख योजनाएं संचालित की जा रही हैं मध्य प्रदेश में, उनके बारे में करेंगे। तो ये मैंने आपको लिखा क्यों है यहाँ पर, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि इनमें से कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपके प्रीलिम्स की परीक्षा के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो जिनसे कि मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मैं बात करूं कि जो कृषि के प्रकार हैं या कृषि का जो विभाजन है, ठीक है, इसके अंतर्गत लगभग 3 मार्कर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे मैं बात करूं कि कृषि के विभाजन के अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि मौसम के आधार पर कृषि का विभाजन 3 भागों में किया जाता है, खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसलों के बारे में। तो निश्चित तौर पर रबी की फसल या जायद की फसलों पर आपसे 3 मार्कर में जो है तो पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद जो कृषि क्षेत्र है या कृषि जलवायु प्रदेश है, ये आपकी मेंस का टॉपिक बनता है, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। यहाँ पर कृषि का जो मेंस का सबसे महत्वपूर्ण है वो यही है, कृषि जलवायु प्रदेश एवं कृषि प्रदेश या कृषि क्षेत्रों के बारे में, ठीक है। इसके बाद राज्य की प्रमुख जैविक कृषि नीति जो है 2011, ये जो रेड मार्कर से मैंने यहाँ पर किया हुआ है, ये है आपके मेंस का टॉपिक। और बाकी जो बचा सिलेबस है, जैसे कि प्रस्तावना में हम कुछ बातें करेंगे, फिर प्रमुख फसलों के बारे में, आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में, प्रमुख संस्थाएं और योजनाओं के बारे में। तो ये जो टॉपिक है, आपके बिंदु हैं, ये आपकी प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूं हमारे मध्य प्रदेश में कृषि के संबंध में प्रस्तावना के बारे में। तो दोस्तों, हमें पता है कि हमारा मध्य प्रदेश जो है हमारे भारत देश के समान ही एक कृषि प्रधान राज्य है, ठीक है। कृषि प्रधान राज्य का मतलब क्या होता है? कृषि प्रधान राज्य का मतलब है कि हमारे मध्य प्रदेश की जो अधिकांश जनसंख्या है, आपको पता है कि हमारे प्रदेश की अधिकांश जनसंख्या कहाँ निवास करती है? गांवों में निवास करती है। और उस जनसंख्या का अधिकांश हिस्सा, अधिकांश भाग, उसका जो मुख्य व्यवसाय है वो है कृषि है आपका, ठीक है। इसलिए हम अपने राज्य को कृषि प्रधान राज्य कहते हैं। अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो वर्ष 2011 के आंकड़ों के अनुसार हमारे मध्य प्रदेश की जो ग्रामीण जनसंख्या है वो कितनी है दोस्तों? 72.737%, मतलब 72.37% जनसंख्या कहां निवास करती है? गांवों में। और इस जनसंख्या का अधिकतर हिस्सा जो है वो किस प्रकार के व्यवसाय में लगा हुआ है? कृषि कार्यों आदि के व्यवसाय में, प्रत्यक्ष रूप से कहूं या परोक्ष रूप से, तो वो कृषि संबंधी या प्राथमिक क्षेत्र के व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। जबकि हमारे मध्य प्रदेश में लगभग 23.63% लोग ही कहां निवास करते हैं? ये निवास करते हैं आपके गांवों में, ठीक है। 27% ये शहरों में निवास करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो अधिकांश हिस्सा है 72.37% का, यह गांवों में निवास करता है और इसका मुख्य पेशा क्या है?
कृषि है। ठीक है, अब इसके बाद में बात करूं कि हमारे मध्य प्रदेश में चाहे तो वो खाद्यान्न फसलें हो, चाहे वो व्यापारिक फसलें हो, चाहे वो उद्यानिकी फसलें हो, जिन्हें हम बागानी फसलों के नाम से भी जानते हैं, सभी प्रकार की फसलों का उत्पादन यहाँ पर होता है। लेकिन दोस्तों, जब हमारा मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य अलग हुआ, क्योंकि वर्तमान समय में हमारा जो मध्य प्रदेश है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कहा जाता है। ठीक है, तो फिर भी हमारे मध्य प्रदेश में विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता है। तो अगर मैं बात करूं कि मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है, और मैं बात करूं कि मध्य प्रदेश की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है, तो इन दोनों बातों में आपको अंतर देखने मिलेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि मैंने बात की है कि हमारे मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है, तो हमारे मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल है सोयाबीन। और हमारे मध्य प्रदेश की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है, तो वो है आपका गेहूं। ठीक है, क्योंकि ये जो टर्म है ये हर राज्य में आपको अलग अलग देखने मिलेगा। अगर मैं भारत के संदर्भ की बात करूं तो हमारे भारत की प्रमुख जो खाद्यान्न फसल है वो है चावल, जबकि हमारे प्रदेश की खाद्यान्न फसल जो है वो है गेहूं। तो इसी प्रकार से अगर मैं पंजाब हरियाणा जैसे राज्यों की मैं बात करूं तो वहां पर जो चावल है वो एक व्यापारिक कृषि की श्रेणी में आता है। ठीक है, कि व्यापारिक खेती है चावल की। जबकि इसी अगर मैं धान की बात करूं या चावल की बात करूं तो उड़ीसा की प्रमुख खाद्यान्न फसल बन जाती है। कि मतलब कि उड़ीसा में इसका क्यों पैदावार होती है, केवल खाद्यान्न के रूप में, ठीक है, ना कि बेचने के लिए और उसे वित्त प्राप्त करने के लिए। जबकि पंजाब हरियाणा के क्षेत्रों में अगर आप बात करें तो उसको सिर्फ उपजाया जाता है बेचने के लिए, ताकि वित्त की प्राप्ति हो सके। तो ये दोनों टर्म आपको याद रखने की। हमारे मध्य प्रदेश की प्रमुख व्यापारिक फसल जो है वो है हमारे मध्य प्रदेश की प्रमुख खाद्यान्न फसल गेहूं है, और जो प्रमुख फसल है वो है सोयाबीन। चलिए, तो अब मैं बात कर रहा था कि जब हमारा मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ जुड़ा हुआ था तो हमारे मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल देश भर में सर्वाधिक था। ठीक है, तब हमारे मध्य प्रदेश में कृषि की जो स्थिति थी वो काफी सुदृढ़ थी। लेकिन जब छत्तीसगढ़ का हिस्सा चला गया तो हमारे मध्य प्रदेश में जो कृषि थी वो कमजोर पड़ने लग गई। मतलब कि उत्पादन प्रभावित हो गया, क्योंकि जनसंख्या अधिक है, उस जनसंख्या के उदर पूर्ति हेतु जो अनाज की आवश्यकता थी उतनी नहीं हो पा रही थी। तो कहा जाता है कि इसके पीछे भी बहुत सारे कारण हमें देखने मिलते हैं। अगर उन कारणों की मैं कुछ में बात करूं तो जैसे आपको पता है कि हमारे मध्य प्रदेश में अधिकांश वर्षा जो है वो मानसून के महीनों में ही प्राप्त होती है। तो मध्य प्रदेश में का जो अवस्थिति है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आता है। ठीक है, तो यहाँ की जो मानसूनी वर्षा है वो मध्य प्रदेश की कृषि को प्रभावित करती है। साथ ही जो दूसरा रीजन मैं अगर बात करूं तो मध्य प्रदेश में वर्षा की असमानता हमने देखा है अपने प्रीवियस लेक्चरों में। जब हमने पढ़ा था मध्य प्रदेश में वर्षा को, तो देखा है कि मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में अधिकांश वर्षा होती है, जबकि मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में कम वर्षा होती है। जबकि उत्तरी भाग में देखें तो वहां पर सबसे न्यून वर्षा होती है। तो ये वर्षा की जो असमानता है इस कारण भी हमारा मध्य प्रदेश कृषि की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। फिर और बात करूं तो जो तीसरा कारण हमें देखने मिलता है वो है मध्य प्रदेश में पहाड़ी और पठारी भूभागों का होना। हमने पढ़ा है कि हमारे मध्य प्रदेश में अधिकांश पठार है, जैसे कि मालवा का पठार हो गया, बुंदेलखंड का पठार है, बघेलखंड का पठार है, रीवा पन्ना का पठार है। तो अनेक पठार आप देखने मिलेंगे, और कुछ पहाड़ी हिस्सा भी है। हमने पढ़ा है विंध्याचल पर्वतमाला के बारे में, सतपुड़ा के बारे में, हमने मैकाल श्रेणी के बारे में पढ़ा है। तो जो कि ये पठारी और जो पहाड़ी भाग है यहाँ की मिट्टी बहुत पतली होती है, ठीक है, और बड़ी ढलान में होते हैं। तो यहाँ पर खेती करना बड़ा मुश्किल सा काम हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ रीजन है जिससे कि हमारा जो मध्य प्रदेश की कृषि है वो हमें प्रभावित दिखलाई पड़ती है। फिर मैं बात करूं कि हमारे मध्य प्रदेश में कृषि की महत्ता क्या है। तो कृषि की महत्ता दो बातों से सिद्ध होती है। पहला यह है कि हमारे मध्य प्रदेश में की जो कृषि है वो मध्य प्रदेश की आर्थिक या इकोनॉमी में महत्वपूर्ण योगदान देती है। अगर मैं विगत कुछ वर्षों की बात करूं तो लगभग मध्य प्रदेश की वित्तीय व्यवस्था में लगभग 1/3 हिस्सा जो है वो मध्य प्रदेश की कृषि से आता है। ठीक है, जबकि जो दूसरा रीजन है वो है कि मध्य प्रदेश की अधिकांश जनसंख्या जो है वो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि कार्यों में या उनसे संबंधित व्यवसायों में लगी हुई है। इसलिए मध्य प्रदेश में कृषि जो है एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए
अब कुछ तथ्य यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं कि मध्य प्रदेश के कृषि विभाग को पहले तो मध्य प्रदेश कृषि विभाग के नाम से जाना जाता था, लेकिन वर्तमान समय में इसके नाम को बदल दिया गया है और अब इसे किसान कल्याण एवं कृषि विभाग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इसी विभाग के अंतर्गत मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में एक किसान परिषद गठित की गई है और इस परिषद का जो अध्यक्ष है वो मनोनीत होता है, जो उस जिला पंचायत के अध्यक्ष के रूप में बैठा होगा। ठीक है, जो जिस जिले का जिला पंचायत अध्यक्ष होगा वो उस जिले के किसान परिषद का भी अध्यक्ष होगा। फिर मैं बात करूं कि हमारे मध्य प्रदेश में लगभग सितंबर 2006 में मध्य प्रदेश राज्य कृषक आयोग का गठन किया गया। ये थोड़ा सा तथ्य जो है ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्योंकि कृषकों की बहुत सारी समस्याएं होती हैं, चाहे वो फसल को लेकर हो, चाहे वो उर्वरकों को लेकर हो, चाहे वो बीज को लेकर को हो, चाहे वो सिंचाई साधनों को लेकर के हो। उन सारी समस्याओं को निपटाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने सितंबर 2006 में एक कृषक आयोग का गठन किया और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि कृषकों की जो मूलभूत आवश्यकताएं, उनकी जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को सुलझाने के लिए। इसके बाद सितंबर 2019 में मध्य प्रदेश में राज्य कृषि सलाहकार परिषद का भी गठन किया गया। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य कृषि सलाहकार परिषद का काम किया गया और आपको पता है कि मध्य प्रदेश ही देश का वह राज्य है जिसने एक अलग से कृषि कैबिनेट भी गठित की हुई है और ये जो कृषि कैबिनेट है इसका जो मुख्यमंत्री होता है, जो अध्यक्ष है, वो हमारे प्रदेश का जो मनोनीत मुख्यमंत्री है वही उस कृषि कैबिनेट का भी अध्यक्ष होता है। ठीक है, तो ये कुछ आयोग गठित किए गए हैं मध्य प्रदेश की कृषि को बढ़ाने के लिए, उसके विकास के लिए। तो ये थोड़ा सा डेटा आपको याद रखना है। इसके बाद ये तो थी बात मध्य प्रदेश की प्रस्तावना की। तो यहाँ पर हमने दोस्तों क्या क्या चीजें देखी हैं। एक तो ये कि मध्य प्रदेश में की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है, प्रमुख फसल कौन सी है, मध्य प्रदेश में कृषि के पिछड़ेपन के कौन कौन से कारण हैं और साथ ही मध्य प्रदेश में कृषि की महत्ता क्या है, इन बिंदुओं को हमने यहाँ पर देखा है। चलिए इसके बाद मैं बात करता हूं मध्य प्रदेश या में कृषि के कौन कौन से प्रकार देखने मिलते हैं या जनरल वे में कृषि के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो कृषि के प्रकार एवं कृषि के विभाजन को समझने से पहले थोड़ा सा यहाँ पर हम नजर डालते हैं कि फसल उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश भर में कौन सा स्थान शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, इसमें एक तरफ लिखा हुआ है फसल और दूसरी तरफ लिखा है उन फसलों का देश भर में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान शामिल होता है। तो यहाँ पर आपको, चूंकि ये थोड़ा सा प्रीलिम्स के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ जब आप मेंस का आंसर लिखते हैं तो ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में आप उसको अपने आंसर में लिख सकते हैं। तो चलिए, जैसे कि हो गया आपका अफीम है, अफीम के साथ साथ सोयाबीन हो गया, चना हो गया, अलसी है और दलहन। तो इन फसलों के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश भर में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। ठीक है, इसके बाद है आपका ज्वार, तिलहन और अरहर के उत्पादन में दूसरा स्थान है मध्य प्रदेश का देश भर में, जबकि सरसों के उत्पादन में तीसरा स्थान है और कपास के उत्पादन में चौथा स्थान है और धान के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश भर में छठवां स्थान है। ठीक है, इसी प्रकार से ये तो प्रमुख खाद्यान्न फसलें हो गई, कुछ व्यापारिक फसलें भी हैं। ठीक है, इनमें हमने तिलहन फसलें और दलहन फसलों को भी शामिल किया है, लेकिन इसी प्रकार से कुछ उद्यानिकी फसलें भी आती हैं, जैसे कि मैं बात करूं कि अमरूद है, टमाटर है और लहसुन है, ये उद्यानिकी फसलें हैं। ठीक है, और इन फसलों का अगर मैं इनकी बात करूं तो इनमें इनके उत्पादन में भी मध्य प्रदेश का पहला स्थान आता है। कौन कौन सी फसलें हैं? आपका अमरूद है, टमाटर है और लहसुन है। ठीक है, जबकि आंवला है, संतरा है और धनिया है, इनके उत्पादन में मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है देश भर में। चलिए, तो अब हम बात करते हैं कृषि के प्रकार एवं कृषि के विभाजन के बारे में। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि कृषि के प्रकारों के बारे में और कृषि का विभाजन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कृषि के प्रकार। तो कृषि के प्रकारों में हम पढ़ते हैं कि कृषि के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे कि एक है आपका जीवन निर्वाह कृषि किसे कहा जाता है, वाणिज्यिक कृषि, उद्यानिकी कृषि, मिश्रित कृषि, बागानी कृषि इत्यादि काफी सारे प्रकार हैं जो कृषि के हैं। ठीक है, इनमें अगर मैं बात करूं कि जो जीवन निर्वाह कृषि है वो क्या होती है।
ठीक है। अब यही मैंने आपको प्रारंभ में बताया था कि ये जो कृषि के प्रकार है, कृषि का विभाजन है, ये जो हम पढ़ेंगे ये 3 मार्कर के क्वेश्चंस बनते हैं जो कि मेंस में पूछे जाने की संभावना हमेशा बनी रहती है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जीवन निर्वाह कृषि क्या होती है। ठीक है, प्रारंभ में चूंकि यह कृषि की एक परंपरागत पद्धति रही है, ये इस प्रकार की कृषि से सिर्फ और सिर्फ जीवन निर्वाह करने के लिए किया जाता था। जीवन निर्वाह का मतलब था अपने उदर की पूर्ति के लिए, कि हमने उतना ही पैदावार, उतनी ही उपज करनी है जितना हमारे लिए आवश्यक है, उससे अन्यथा उससे ज्यादा नहीं करनी। लेकिन फिर भी अगर इसकी डेफिनेशन पूछा जाता है कि जीवन निर्वाह कृषि क्या होती है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस प्रकार की जो कृषि है वो उष्णकटिबंधीय वनों में रहने वाले लोगों के द्वारा की जाती है। ठीक है, अब होता क्या है कि अब उष्णकटिबंधीय वनों की मैंने बात की, तो इन वनों में क्या है कि अब आपको पता है कि वनों में तो वनस्पतियां होती हैं, तो वनों में रहने वाले लोगों के द्वारा क्या किया जाता है, सर्वप्रथम इन वनस्पतियों को या तो काट कर या आग लगा करके उनको नष्ट कर दिया जाता है, उस भूमि को खाली कर दिया जाता है। फिर उस खाली भूमि में क्या फसल उत्पादन करते हैं वो, और लगभग 2-3 वर्षों तक फसलों का उत्पादन करते हैं। और जब उस भूमि की उर्वरकता खत्म हो जाती है, उत्पादन क्षमता कम हो जाती है, तो वो उस भूमि को छोड़ करके और अन्य भूमि में जाते हैं और दूसरी भूमि पर भी वो उसी प्रक्रिया को पुनः दोहराते हैं। ठीक है, कि वहां पर भी जाएंगे, पुनः वहां पर भी वृक्षों की कटाई करेंगे या आग के माध्यम से जब भूमि को साफ करेंगे और खेती करने लग जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार की कृषि को जीवन निर्वाह कृषि कहा जाता है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिखा है झूम कृषि। तो हालांकि विश्व के अनेक अनेक देशों में या हमारे भारत के अनेक अनेक प्रदेशों में इस प्रकार की कृषि को अनेक अनेक नामों से भी जाना जाता है। जैसे मैं बात करूं कि वियतनाम है, वियतनाम में इस प्रकार की कृषि को रे नाम से जाना जाता है। जैसे कि मध्य अफ्रीका हो गया, मैक्सिको, यूएसए हो गया, इन देशों में इस प्रकार की कृषि को मिल्पा के नाम से जानते हैं, मिल्पा। ठीक है, जबकि जबकि आपके ब्राजील जो है, ब्राजील में इसको रोका के नाम से भी जाना जाता है। अगर मैं भारत के संदर्भ की बात करूं कि हमारे भारत में इस प्रकार की कृषि को किन राज्यों में किन किन नामों से जानते हैं, तो जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, यहाँ पर जीवन निर्वाह कृषि को दीपा नाम से जानते हैं। ठीक है, जबकि मणिपुर में पालमू के नाम से जाना जाता है, राजस्थान में बत्रा के नाम से जाना जाता है, और आपको पता है कि उत्तर पूर्वी जिलों में इस प्रकार की कृषि को किस नाम से जानते हैं, भारत में झूम कृषि के नाम से जानते हैं। ठीक है, जबकि हमारे मध्य प्रदेश में जीवन निर्वाह कृषि या झूम कृषि को किस नाम से जानते हैं, तो याद रखिएगा कि बेबर व दाहियार के नाम से जानते हैं हमारे मध्य प्रदेश में झूम कृषि को। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया आपका जीवन निर्वाह कृषि। तो नाम से ही स्पष्ट रखना आपको, सिर्फ जीवन के निर्वाह के लिए जितनी आवश्यकता है उतना ही उत्पादन करना है, उससे ज्यादा नहीं करना। दूसरी बात करें वाणिज्यिक कृषि, तो नाम से स्पष्ट है कि ऐसी कृषि जिसका उपयोग किस व्यापार के लिए या वाणिज्य के लिए किया जाता है, ताकि हमें अधिक से अधिक वित्त की प्राप्ति हो सके। तो निश्चित तौर पर इस प्रकार की फसलों में जैसे गन्ना हो गया, आपका कपास हो गया, जूट हो गया, तंबाकू हो गया, इनका उत्पादन हम क्यों करते हैं, क्योंकि ये उद्योगों को कच्चे माल के रूप में हम उपलब्ध करवाते हैं। ठीक है, और हम उनसे पैसा प्राप्त करते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ वाणिज्य के रूप में या बेचने के लिए या व्यापार करने के उद्देश्य से उपजाई जाने वाली फसलों को व्यापारिक या वाणिज्यिक फसलों के नाम से भी जानते हैं। अब चूंकि इन्हें बेचने पर हमें वित्त की प्राप्ति होती है, इसलिए इन्हें मुद्रा दायनी फसलें भी कहा जाता है। लेकिन आपको याद रखना है कि जो प्रमुख आधार है वो है कि इन फसलों का जो प्रमुख आधार है वो होता है कि अधिक उपज वाले बीजों का प्रयोग करना, साथ ही रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करना, आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग के माध्यम से इस प्रकार की वाणिज्यिक कृषि की जाती है। ठीक है, अब बात करें उद्यानिकी कृषि क्या होती है, तो आपने पढ़ा होगा कि अमरूद के बागान लगे हुए हैं, ठीक है, संतरा के बागान लगे हुए हैं। तो जो बागानों या उद्यानों में जिस प्रकार की फसल का उत्पादन होता है वो आपकी उद्यानिकी या की आपकी बागानी फसलें कहलाती हैं।
तो इनमें आपका अमरूद आ जाता है, जैसे कि आपका संतरा है। तो इस प्रकार की फसलों को हम, क्योंकि ये भी व्यापारिक फसलों में ही इनको भी काउंट आप कर सकते हैं, क्योंकि इनका भी उत्पादन सिर्फ और सिर्फ वित्त के लिए या व्यापार के लिए या वाणिज्य के लिए ही किया जाता है। ठीक है, लेकिन बेसिक डिफरेंस ये है कि इनके ये बागानों के रूप में इन्हें उपज करते हैं इनकी, इसलिए इनको हम उद्यानिकी या बागानी फसलें भी कहते हैं। इसके बाद मिश्रित कृषि क्या है? तो मिश्रित कृषि ऐसी कृषि को कहा जाता है जिसमें कृषि कार्य करते हुए जब पशुपालन को भी शामिल कर लिया जाता है, तो ये आपकी मिश्रित कृषि हो जाती है। अब चूंकि सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में जब किसान को अपनी समझ सकते हैं कि जब किसान अपनी इनकम को बढ़ाने की कोशिश करता है, तो जब इनकम को बढ़ाने के लिए वो कृषि के साथ साथ जब पशुपालन भी करने लग जाता है, तो वो कृषि कैसी कृषि कहलाती है? आपकी मिश्रित कृषि कहलाती है। ठीक है, तो ये तो बात थी कृषि के प्रकारों के बारे में। चलिए अब बात करते हैं हम कि कृषि का विभाजन। तो कृषि के विभाजन को हम यहाँ पर दो प्रकार में बांटकर पढ़ते हैं। पहला है कि उपयोग के आधार पर कृषि का विभाजन, और दूसरा है मौसम या ऋतुओं के आधार पर कृषि का विभाजन। तो उपयोग के आधार पर पुनः हमने इसको दो भागों में बांटा है। पहला है आपका खाद्यान्न फसलें और दूसरा है आपका वाणिज्यिक या व्यापारिक फसलें। ठीक है, तो खाद्यान्न फसलें क्या होती हैं? तो निश्चित रूप से जिन्हें भोजन के रूप में हम उपज करते हैं या भोजन के लिए उपज करते हैं, ऐसी फसलों को हम खाद्यान्न फसलें कहते हैं। इनके अंदर जैसे कि गेहूं हो गया, ज्वार है, बाजरा है, रागी है, इस प्रकार की फसलों को हम खाद्यान्न फसलें कहते हैं। जबकि वाणिज्यिक या व्यापारिक फसलों को अभी हमने यहाँ पर देखा है कि वाणिज्यिक कृषि या फसलें क्या होती हैं। ठीक है, तो ऐसी फसलें जिनका व्यापारिक उपयोग किया जाता है और हमें धन की प्राप्ति होती है, इस प्रकार की फसलों को व्यापारिक या वाणिज्यिक फसलें भी कहा जाता है। जैसे कि आप लिख सकते हैं गन्ना, कपास, जूट और तंबाकू। ठीक है, फिर मैं बात करूं, ये तो था उपयोग के आधार पर। इसके बाद है आपका मौसम या ऋतुओं के आधार पर कृषि का विभाजन। तो ऋतुओं के आधार पर हमारे मध्य प्रदेश में कृषि को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है आपका खरीफ की फसल, दूसरा है रबी की फसल और तीसरा है जायद फसल। ठीक है, तो अब कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि रबी की फसल पहले आती है, किस माह में खरीफ की फसल आती है, जायद की फसल कब आती है। तो आपको सिर्फ एक बात याद रखना है कि जैसे जैसे ऋतुओं का आगमन होता है हमारे प्रदेश में या देश में, जैसे कि मैं बात करूं कि अभी जो समय चल रहा है जून का, तो लगभग देखिए कि मई जून से हमारे मध्य प्रदेश में लगभग जून से मानसून का आगमन हो जाता है। तो वर्षा ऋतु का के आगमन या मानसून के आगमन के साथ ही आपकी ये खरीफ फसलों का जो समय है वो प्रारंभ हो जाता है। तो मतलब ये है कि खरीफ की फसलों का जो बुवाई का टाइम होता है, बोने का टाइम होता है, वो लगभग जून से प्रारंभ हो जाता है और मानसून के समाप्त होने तक इसका जो फसल की कटाई कर दी जाती है। जैसे कि वर्षा ऋतु का टाइम पीरियड क्या होता है, ये लगभग मई जून से प्रारंभ होती है और सितंबर अक्टूबर के मध्य तक जो है तो वर्षा ऋतु का माना जाता है। तो इसी वर्षा ऋतु के पीरियड को ही हम खरीफ की फसल की बुवाई और उसकी कटाई को शामिल कर सकते हैं। ठीक है, अब खरीफ की फसलों के लिए जो महत्वपूर्ण है वो है कि इस प्रकार या खरीफ की फसलों के लिए अधिक तापमान की आवश्यकता होती है और साथ ही साथ अधिक आर्द्रता या कि जल की भी आवश्यकता होती है कंपेयर टू रबी की फसल की। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि खरीफ की फसलों में जैसे कि धान हो गया, ज्वार है, बाजरा है, कपास है, मूंगफली है, सोयाबीन है, इस प्रकार की फसलों को हम किसमें शामिल करते हैं? खरीफ की फसलों में। अब आता है आपका वर्षा ऋतु समाप्त हुआ, वर्षा ऋतु के बाद कौन सा मौसम आया? शीत ऋतु का। तो जैसे ही शीत ऋतु का प्रारंभ होता है वैसे ही रबी की फसलों का भी समय शुरू हो जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि रबी की फसलों की जो बुवाई का टाइम होगा वो कौन सा होगा? अक्टूबर नवंबर के मध्य में रबी की फसलों की बुवाई कर दी जाती है और काटा कब जाएगा? जब शीत ऋतु की समाप्ति आएगी। तो शीत ऋतु की समाप्ति लगभग मार्च के मध्य में हो जाती है। तो इन्हीं रबी की फसलों की कटाई भी आपके मार्च के मध्य के आसपास हो जाएगी। ठीक है, तो इनका टाइम पीरियड क्या हुआ? जैसा कि आपका शीत ऋतु का टाइम पीरियड है आगमन का और जाने का।
तो रबी की फसलों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? अब बताइए कि जो शीत ऋतु है वहां पे तापमान कम होता है, ठीक है, और साथ ही वर्षा की मात्रा भी कम आती है। तो इन फसलों को, जैसा कि गेहूं, चना, सरसों, अलसी, तिलहन हो गया, मटर हो गया, इन फसलों को तापमान की कम आवश्यकता होती है और वर्षा की मात्रा की भी कम आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इस प्रकार की फसलों को हम रबी की फसलों में शामिल करते हैं। लेकिन एक बात आपको याद रखना है कि रबी की जो शीत ऋतु में होने वाली जो वर्षा है, जो पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है, वो किस फसल को अधिक लाभदायी होती है, किस प्रकार की फसल के लिए लाभदायी होती है, तो वो है आपकी रबी की फसल। क्योंकि रबी की फसल का जो टाइम पीरियड है वो शीत ऋतु में ही उसको बोया जाता है, ठीक है। तो शीत ऋतु में जो वर्षा होगी वो किस फसल के लिए लाभदायी होगी? रबी की फसल के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं जायद की फसलें। तो जायद की फसलों का जो टाइम पीरियड होता है वो खरीफ की फसल और रबी की फसल के मध्य होता है। मतलब कि मैं बात कर रहा हूं, अब शीत ऋतु समाप्त हुआ, अब कौन से ऋतु का आगमन हुआ? मार्च के बाद ग्रीष्म ऋतु का, ठीक है। तो ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है आपके मार्च महीने में, और ये भी कब तक रहती है? मई जून के महीने तक, ठीक है। तो मार्च में इस प्रकार की फसलों का या जायद फसलों की बुवाई कर दी जाती है और मई जून तक इनको काट लिया जाता है। तो जायद फसलों में आपके तरबूज हो गया, ककड़ी है, खरबूज है, खीरा है, इस प्रकार की फसलों का उपज किया जाता है। क्यों किया जाता है? अब आपको पता है कि जो ये जायद फसलों का जो टाइम पीरियड मैंने बताया वो मार्च से लेकर मई जून तक बताया, ग्रीष्म ऋतु का टाइम पीरियड बताया। तो इस समय पर तापमान बहुत अधिक होता है, ठीक है। अब तापमान बहुत अधिक होता है तो मोस्टली ये जो जितनी भी फसलें आप देखेंगे इनमें मोस्टली पानी का जो प्रतिशत होता है वो सर्वाधिक होता है, ठीक है। तो पानी की पूर्ति के लिए ही इस प्रकार की फसलों की उपज की जाती है जायद फसलों में, या ये कह सकते हैं कि ये प्रकृति की ही देन है कि जिस समय इतनी उच्च तापमान में जहां जल वाष्पीकरण से पूरा जल सूख जाता है, इस प्रकार की फसल उसी ऋतु में जो है उपजाई जाती हैं, ठीक है। और हम खाते भी हैं, गर्मी के ऋतु में ही आपको ये चीजें देखने मिलेंगी अधिकतर, ठीक है। तो इससे होता क्या है कि हमारे शरीर की जो पानी की आवश्यकता है उसकी भी पूर्ति हो जाती है, ठीक है। तो ये जो खरीफ की फसल है, रबी की फसल है, जायद की फसल है, ये 3 मार्कर में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्या होती है उन फसलों की विशेषताओं के को भी लिखना पड़ेगा आपको, और कौन कौन सी फसल रबी की फसल है या खरीफ की फसल है या जायद की फसल है, ये भी आपको बताना पड़ेगा। तो चलिए, तो हमने ये कर लिया कि कृषि के प्रकार कौन कौन से प्रकार हैं। बस मैं एक ओवरव्यू देने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप मध्य प्रदेश में कृषि पढ़ रहे हैं तो आप इन बिंदुओं से भी अछूते ना रहें, ठीक है। और इधर पढ़ लिया हमने कृषि का विभाजन उपयोग के आधार पर और मौसम या ऋतुओं के आधार पर। चलिए, तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था वो हमें करना था कि मध्य प्रदेश की प्रमुख फसलें और उन फसलों के प्रमुख उत्पादक जिलों के बारे में, और साथ ही यहीं पर दूसरा बिंदु मैंने लिखा हुआ था कि मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2018 और 19। चूंकि ये जो टॉपिक है यहाँ पर आपको मध्य प्रदेश की प्रमुख फसलों के बारे में और साथ ही उन फसलों के उत्पादक जिलों के बारे में पता चल जाएगा, और साथ ही जब हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 की रिपोर्ट के बारे में, तो आपको वहां पर मैं बताऊंगा कि जो प्रमुख ये फसलें हैं मध्य प्रदेश की, इन फसलों के उत्पादन में 2017-18 की तुलना में 2018 और 19 में उत्पादन में वृद्धि हुई है या उत्पादन में कमी हुई है। इन फसलों के बुवाई का जो क्षेत्र है वो बढ़ा है या कम हुआ है। तो निश्चित तौर पर जब ये आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट हम पढ़ लेंगे और साथ ही ये प्रमुख उत्पादक फसलें और उत्पादक जिलों के बारे में जब हम कर लेंगे, तो हमारा एक किसी भी फसल के बारे में हमें संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो चुकी होगी। क्योंकि दोस्तों अभी हमने जो पढ़ा कि जो हमने मौसम व ऋतुओं के आधार पर कृषि का विभाजन पढ़ा था, जिसमें हमने खरीफ, रबी और जायद फसलों के बारे में पढ़ा, तो वहां पर सबसे पहले आपको ये निकाल लेना है कि कौन सी फसल किस किस ऋतु की है। मतलब कि वो या तो खरीफ की फसल है, या तो वो रबी की फसल है, या तो वो जायद की फसल है, पहली बात ये। और जब आप इस चीज को निकाल पाएंगे कि वो फसल पर्टिकुलर रबी की है या खरीफ की है, तो आप उस फसल की विशेषता के बारे में भी पता कर सकते हैं, ठीक है। कि अगर निश्चित तौर पर खरीफ की फसल है और वो किस ऋतु में बोई जाती है? वर्षा ऋतु में, तो उसके लिए जो है वर्षा की मात्रा की अधिक जरूरत होगी, साथ ही तापमान की भी अधिक जरूरत होगी।
तो आप ऐसा क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं। और रही बात आंकड़ों की, तो जब मैं आर्थिक रिपोर्ट पढ़ाऊंगा, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2018 और 19, तो वहां पर सारी चीजों को हम कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो आप इस आधार पर, और जब हम आर्थिक सर्वेक्षण को जो डेटाज हैं वहां पर, तो आप एक बेहतर नोट्स अपने प्रिपेयर कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूं कि प्रमुख फसल है लिखा हुआ है, और उत्पादक जिलों के बारे में मैंने ज्यादा नाम नहीं लिखे हैं क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूज होने की संभावना लगातार बनी रहती है। तो मैंने सिर्फ एक एक नाम लिखे हुए हैं, और यही एक नाम जो कि पूछे भी जाते हैं आपके प्रीलिम्स की एग्जाम में, कि पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश में आलू सर्वाधिक किस जिले में होता है। तो आपको कुछ नहीं करना, बस आपको इंदौर करना है। गन्ना कहाँ होता है, तो नरसिंहपुर में होता है। बस इसलिए मैंने यहाँ पर एक एक नाम को ही तवज्जो दी है। चलिए, तो पहली फसल की बात करते हैं हम, कि आपका है जैसे गेहूं। गेहूं फसल है, ये हमें पता है कि यह मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल भी है। ठीक है, गेहूं, जबकि भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है चावल। ठीक है, तो गेहूं की मैं बात करूं कि गेहूं का सर्वाधिक उत्पादक किस जिले में होता है, तो वो है आपका होशंगाबाद जिला। इसके बाद धान या चावल का प्रमुख उत्पादक जिला कौन सा है मध्य प्रदेश में, तो है आपका बालाघाट। ठीक है, इसके बाद सोयाबीन। सोयाबीन का जो उत्पादन होता है वो सर्वाधिक किस जिले में होता है, तो धार, और धार के बाद होता है आपका उज्जैन जिला। अभी हमें कहीं कहीं पर उज्जैन भी मिलता है, लेकिन वर्तमान समय में सर्वाधिक जो उत्पादक जिला है वो है धार, और इसके बाद है आपका उज्जैन। फिर नेक्स्ट है, अब यहाँ पर लेकिन देखिए मैंने कुछ ब्रैकेट में लिखा भी हुआ है, जैसे कि सोयाबीन का जो वानस्पतिक नाम मिलेगा आपको वो है ग्लाइसिन मैक्स। ये आपको याद रखना है क्योंकि प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा भी जा चुका है। ठीक है, जैसे कि अफीम के बारे में अभी हम पढ़ेंगे, तो ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो सोयाबीन का जो वानस्पतिक नाम है वो ग्लाइसिन मैक्स है, और सर्वाधिक उत्पादक जिला कौन सा है, धार और उज्जैन। इसके बाद आइए चना। तो चना का जो वानस्पतिक नाम है वो है सीसर एरिटीनम। सीसर एरिटीनम, और ये किस जिले में सर्वाधिक होता है, तो वो जिला है आपका विदिशा जिला। इसके बाद मैं बात करूं ज्वार की, तो ज्वार सर्वाधिक कहां होता है, खरगोन, और इसके बाद है आपका बड़वानी जिला। मक्का का सर्वाधिक उत्पादन है आपका छिंदवाड़ा जिला में। सरसों का सर्वाधिक उत्पादन होता है भिंड में, और भिंड के बाद होता है आपका मुरैना में। ठीक है, जबकि यहीं पर तिल की मैं बात करूं, तिल का सर्वाधिक उत्पादन होता है मुरैना में, लेकिन सरसों, या आप इसको राई के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, तो इसका सर्वाधिक उत्पादन कहां पे होता है, भिंड जिले में। इसके बाद मैं मूंगफली की बात करूं कि मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश के खरगोन और इसके बाद खंडवा जिलों में किया जाता है। अब मूंगफली का जो वानस्पतिक नाम है वो है एरिचिस हाइपोजिया। एरिचिस हाइपोजिया इसका वनस्पतिक नाम है, याद रखना है आपको। और इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है खरगोन और खंडवा जिलों में। इसके बाद कपास है। कपास का सर्वाधिक उत्पादन, कपास के उत्पादन के संदर्भ में हमारे पास दो जिलों के नाम आते हैं, एक है खरगोन और दूसरा है खंडवा। तो अगर सर्वाधिक उत्पादन की बात आए कि कपास का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है, तो वो जिला कौन सा है, पहला आपका खरगोन और दूसरा है आपका खंडवा। ठीक है, इन दोनों जिलों को सुनहरे जिलों के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कपास का उत्पादन इन्हीं दोनों जिलों में किया जाता है। लेकिन जहां पर बात आए सर्वाधिक उत्पादन की, तो वो होगा आपका खरगोन जिला। ठीक है, अब कपास का जो वनस्पतिक नाम है वो है गोसिपियम। गोसिपियम इसका वनस्पतिक नाम है। इसके बाद अलसी। अलसी का जो उत्पादन है सर्वाधिक मध्य प्रदेश में, वो है आपके रीवा जिला में। ठीक है, अब इधर आइए आप। अब यहां पर भी हम बात करते हैं अफीम के बारे में, कि अफीम आपको पता है कि ये एक मादक पदार्थ है, लेकिन इसका जो खेती की जाती है वो सरकारी नियंत्रण में की जाती है। ठीक है, तो सरकार की देखरेख में होती है, और इसका कई सारी औषधि के निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो अफीम का उत्पादन हमारे मध्य प्रदेश में नीमच और मंदसौर जिलों में किया जाता है। प्रमुख दो ये उत्पादक जिले हैं अफीम के हमारे मध्य प्रदेश में। लेकिन मैं अगर बात करूं सर्वाधिक उत्पादन हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में होता है अफीम का, तो वो है आपका मंदसौर जिला। ठीक है, तो मंदसौर में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन होता है। इसके बाद आता है आपका नीमच। आपको याद है कि अफीम हमारे देश भर में सर्वाधिक अफीम का उत्पादन भी हमारे मध्य प्रदेश में होता है। कहने का मतलब कि अफीम के उत्पादन में हमारे प्रदेश का स्थान देश भर में पहला है। इसका जो वनस्पतिक नाम है ये आपको याद रखना है, काफी सारे एग्जाम में पूछा भी जाता है, पूछा भी गया है एमपीपीएससी के प्री एग्जाम में,
कि पेपेवर सोमनिफेरस इसका वानस्पतिक नाम है अफीम का। ठीक है, इसका उत्पादन मंदसौर और नीमच जिलों में होता है। इसके बाद है आपका गांजा। गांजे का सर्वाधिक उत्पादन हमारे खंडवा जिले में होता है। खंडवा के साथ साथ बुरहानपुर भी जिले में भी होता है, लेकिन सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है तो वो है आपका खंडवा जिला। ठीक है, गांजे का जो वानस्पतिक नाम है वो है आपका कैनाबिस सटाइवा। कैनाबिस सटाइवा इसका वानस्पतिक नाम है गांजे का, जिसका सर्वाधिक उत्पादन प्रदेश के खंडवा जिले में होता है। लेकिन एक क्वेश्चन बनता है कि गंजेड़ियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है, किस जिले को कहा जाता है, तो बुरहानपुर जिले को मध्य प्रदेश में गंजेड़ियों का स्वर्ग कहा जाता है, बुरहानपुर को। इसके बाद आता है आपका तंबाकू। तंबाकू का उत्पादन मध्य प्रदेश में सर्वाधिक किस जिले में होता है, रीवा जिले में होता है। इसका वानस्पतिक नाम निकोटियाना है। ठीक है, निकोटीन बोलते हैं इसको इंग्लिश में, लेकिन निकोटियाना इसका वानस्पतिक नाम है। तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन रीवा जिले में होता है। इसके बाद है आपका गन्ना। गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में, आलू का इंदौर में, प्याज का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में, और संतरे का उत्पादन होता है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में। ठीक है, तो ये है हमारे मध्य प्रदेश की प्रमुख फसलें और उन फसलों का प्रमुख उत्पादक जिला। ठीक है दोस्तों, तो इसको आपको थोड़ा सा याद रखना है, क्लासिफिकेशन आपको बड़े अच्छे ढंग से करना है। ठीक है, कि कौन सी फसल किस ऋतु की है, या जायद की है, खरीफ की है, उसकी विशेषताएं क्या है, और आपको पता चल गया कि कौन सी फसल हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2018 और तो चलिए अब हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2018 और 19 में मध्य प्रदेश की प्रमुख खाद्यान्न फसलों का क्षेत्र, उनका उत्पादन, और मध्य प्रदेश की प्रमुख तिलहनी और दलहनी फसलों के क्षेत्र और उनके उत्पादन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूंगा प्रमुख मध्य प्रदेश की प्रमुख खाद्यान्न फसलों के क्षेत्राधन को, जो कि आपको देखना है 1000 हेक्टेयर में। ठीक है, और प्रमुख खाद्यान्न फसलों के उत्पादन को, जो कि बात करेंगे अपन 1000 मीट्रिक टन में। ठीक है, तो ये एक चीज यहाँ पे आपको समझना ये है कि ये जो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट है ये आई कब 2018 और 19 में। ठीक है, लेकिन इस रिपोर्ट के आधार पर किस फसल के क्षेत्रफल में कमी हुई या वृद्धि हुई, या उस फसल के उत्पादन में कमी हुई या वृद्धि हुई, वो हम देखेंगे वर्ष 2016-17 की तुलना में 2017 और 18 में, क्योंकि ये अभी तक के ये नवीनतम आंकड़े हैं। चूंकि 2018-19 के भी पूर्णतः आंकड़े हैं नहीं, तो उत्पादन में वृद्धि हुई है या कमी हुई है, या फसलों के क्षेत्र में कमी हुई है या वृद्धि हुई है, वो हम 2016-17 और 2017 और 18 की रिपोर्ट के आधार पर हम आकलन करेंगे। ठीक है, तो आइए मैं बात करता हूं सबसे पहले कि मध्य प्रदेश की जो प्रमुख खाद्यान्न फसलों के क्षेत्र में कमी हुई है या वृद्धि हुई है, तो प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी हैं? आपका पहला मैंने गेहूं लिया है, दूसरा है धान और तीसरा है मक्का है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि गेहूं का जो क्षेत्रफल था वो 2016-17 में कितना था, तो वो था आपका 6,422 हेक्टेयर। ठीक है, ये ध्यान में रखना आपको। और 2017-18 में कितना हुआ गेहूं के क्षेत्रफल में, तो ये हुआ 5,803 हेक्टेयर। तो कहने का मतलब है कि 2017-18 में 2016-17 की तुलना में कमी हुई या वृद्धि हुई है गेहूं के क्षेत्रफल में, मतलब कुल गेहूं के बोए गए क्षेत्रफल में कमी हुई या वृद्धि हुई। तो निश्चित तौर पर यहां पर आप देखेंगे कि 17-18 में 5,803 हेक्टेयर है, जबकि 2016-17 में 6,422 हेक्टेयर है। तो हमें कमी देखने मिली। तो कमी कितनी थी, तो वो कमी है आपकी -9.64% के क्षेत्रफल में हमें कमी दिखलाई पड़ी। ठीक है, फिर दूसरा है आपका धान। धान का क्षेत्रफल 16-17 में कितना था, 2,260 हेक्टेयर, और जबकि 17-18 में कितना था, 2,23,000 हेक्टेयर। तो कमी हुई या वृद्धि हुई, तो यहां पर भी आपको कमी देखने मिलेगी। तो कमी कितनी हुई, लगभग 10.49% की। ठीक है, कहने का मतलब कि धान के क्षेत्रफल में 2017-18 की तुलना में 2016-17 की तुलना में 2017-18 में माइनस या 10.49% की कमी देखने मिली।
फिर इसके बाद मक्का की बात करें, मक्का का जो क्षेत्रफल था वो 2016-17 में 1,263,000 हेक्टेयर था, जबकि 2017-18 में कितना हुआ, 1,317,000 हेक्टेयर। तो यहाँ पर आपको वृद्धि देखने मिलती है, ठीक है, कि 2016-17 की तुलना में 2017-18 में हमें 4.27% क्षेत्रफल की वृद्धि देखने मिली। किस फसल में, मक्के की फसल में, ठीक है। ये मैं बता इसलिए रहा हूं, लेंदी तो हो रहा है चीजें, लेकिन जब आप अपना आंसर लिखेंगे मेंस में, तो यही चीजें आपको बतानी रहती हैं कि गेहूं या मक्के या धान की फसल के क्षेत्रफल में कमी हुई या वृद्धि हुई, तो ये आपको यहां से पता चल जाएगा। अब बात कर रहे हैं कि इन्हीं प्रमुख फसलों के उत्पादन में कमी देखने मिली या वृद्धि देखने मिली। तो यहाँ पर गेहूं है, गेहूं का जो उत्पादन था 2016-17 में वो था आपका 21,918,000 मीट्रिक टन था, ठीक है, जबकि 2017-18 में कितना हुआ गेहूं का उत्पादन, वो हुआ आपका 20,000 मीट्रिक टन। मतलब कि कमी हुई या वृद्धि हुई, तो निश्चित तौर पर यहां पर आपको 8.65% की कमी देखने मिली है। फिर ऐसी धान की बात करें तो धान का उत्पादन 2016-17 में था 8,70,000 मीट्रिक टन, जबकि 2017-18 में कितना हुआ उत्पादन, 7,305,000 मीट्रिक टन। तो इसमें भी कमी देखने मिली, तो कमी था आपका 9.47% की उत्पादन में हमें कमी देखने मिली धान की फसल में। फिर बात करें मक्के की, तो मक्के का उत्पादन 16-17 में हुआ 4,301,000 मीट्रिक टन, जबकि 17-18 में कितना हुआ, 4,925,000 मीट्रिक टन। तो यहाँ पर मक्के के उत्पादन में आपको जो है तो गत वर्ष की तुलना में वृद्धि देखने मिली। तो कितनी वृद्धि थी, लगभग 8.81% की, ठीक है। तो यहां से आपको इन 3 प्रमुख खाद्यान्न फसलों के क्षेत्रफल में और उन फसलों के उत्पादन में कमी हुई या वृद्धि हुई, ये चीजें आपको यहां से पता चल जाएंगी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश की और प्रमुख दलहनी फसलों के बारे में। चलिए अब हम बात करते हैं प्रमुख दलहनी फसलों के क्षेत्रफल के बारे में और प्रमुख दलहनी फसलों के उत्पादन के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ प्रमुख दलहनी फसलों के नाम लिखे हुए हैं, जैसे चना हो गया, अरहर हो गया, उड़द है, मूंग है, और इधर भी चना, अरहर, उड़द और मूंग, इनका उत्पादन पढ़ेंगे और इन्हीं फसलों के क्षेत्रादन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं, यूनिट्स वही होंगी क्षेत्र की 1000 हेक्टेयर में, और फसलों के उत्पादन का भी यूनिट है आपका 1000 मीट्रिक टन में। तो पहली बात करते हैं अपन चना के बारे में, कि जो चना की फसल है, चना की फसल का उत्पाद जो क्षेत्र था 2016-17 की रिपोर्ट के अनुसार वो कुल कितना था, 3,222,000 हेक्टेयर, ठीक है। 2017-18 में कितना हो गया, ये बढ़ गया, 3,590,000 हेक्टेयर हो गया। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई आप यहाँ पर, तो 11.42% की वृद्धि हुई चना की फसल के क्षेत्रफल में, ठीक है। इसी प्रकार अरहर की देखेंगे तो अरहर की में यहाँ पर आपको दिखेगा कि अरहर के क्षेत्रफल में कमी हुई, क्योंकि 690,000 हेक्टेयर था 2016-17 की रिपोर्ट में, और 647,000 हेक्टेयर हो गया 2017-18 की रिपोर्ट में। तो निश्चित तौर पर गत वर्ष की तुलना में आपको कमी देखने मिलेगी। तो कमी कितनी हुई, आप 6.23% की। इसके बाद उड़द की बात करें तो उड़द का उत्पादन क्षेत्र था 1,168,000 हेक्टेयर, और 2017-18 में हो गया 1,789,000 हेक्टेयर। तो यहाँ पर आपको निश्चित तौर पर वृद्धि देखने मिलेगी। तो वृद्धि हुई यहाँ पर 53.19% की, ठीक है। तो उड़द का जो क्षेत्रफल था, मतलब कि 2017-18 में ज्यादा बोया गया था 2016-17 की तुलना में। फिर मूंग की बात करें तो मूंग का जो क्षेत्र था वो था 225,000 हेक्टेयर, 2017-18 में हो गया 228,000 हेक्टेयर। तो यहाँ पर भी वृद्धि देखने मिली हमें लगभग 1.33% की। अब बात करते हैं, ये तो थी क्षेत्र का, अब बात करते हैं इन दलहनी फसलों के उत्पादन में। तो चना का देखिए उत्पादन वर्ष 2016-17 में कितना था, 4,546,000 मीट्रिक टन था, जो 2017-18 में बढ़कर कितना हो गया, 5,385,000 मीट्रिक टन हो गया। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि देखने मिली हमें,
चना के उत्पादन में गत वर्ष की तुलना में तो 18.45% की हमें वृद्धि देखने मिलती है। फिर बात इसी तरह करें अरहर की, तो अरहर का उत्पादन था 873,000 मीट्रिक टन, जो कि घट गया यहाँ पर 839,000 मीट्रिक टन हो गया 2017-18 में। तो यहाँ पर कमी देखने मिली, तो कमी कितनी हुई 3.89% में अरहर के उत्पादन में। इसी प्रकार उड़द की बात करें तो उड़द का था 1,63,000 मीट्रिक टन, जो कि बढ़कर 2017-18 में हो गया 1,744,000 मीट्रिक टन। तो यहाँ पर वृद्धि कितनी देखने मिली हमें 64.06% की। तो आकलन करें कि यहाँ पर अगर ये उड़द का जो क्षेत्रफल भी बढ़ा तो निश्चित तौर पर उसका उत्पादन भी बढ़ा होगा। फिर मूंग की बात करें कि मूंग का उत्पादन था 132,000 मीट्रिक टन, जो कि 2017-18 में बढ़कर हो गया 173,000 मीट्रिक टन। तो उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई, लगभग 3.78% की। तो अब कभी मन में एक प्रश्न उठता होगा कि मैं इतना बता क्यों रहा हूं, क्योंकि आपको पता है कि मेंस में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएं ये तो हमें पता नहीं है। तो हम हर तरीके से प्रिपेयर रहें। अगर आपको पता है कि दलहन के उत्पादन में देश भर में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। चलिए अब यहीं पर एक क्वेश्चन बन जाए, मान लीजिए मेंस का, कि दलहन उत्पादन में देश भर में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है, टिप्पणी कीजिए, व्याख्या कीजिए, वर्णन कीजिए। तो आपको इन ही दलहनी फसलों के बारे में आपको बताना पड़ेगा कि वर्तमान में मध्य प्रदेश का उत्पादन कुल कितना है, जो अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है या कम है। तो इस प्रकार से आपको वो डेटा भी भरने पड़ेंगे। ठीक है, बाकी देखने के लिए क्या है आपके पास। ठीक है, तो यही है जो आपके आंसर को प्रभावी बनाएंगे दूसरों से। तो चलिए अब हम बात करते हैं तिलहनी फसलों के उत्पादन और उनके क्षेत्राच्छादन के बारे में। तो मध्य प्रदेश की जो प्रमुख तिलहनी फसलें हैं वो है आपकी सोयाबीन है, राई या सरसों है। ठीक है, तो हम सोयाबीन और राई या सरसों के क्षेत्र के बारे में और उनके उत्पादन के बारे में यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि मध्य प्रदेश की प्रमुख तिलहनी फसलों के क्षेत्राच्छादन के बारे में, कि जो सोयाबीन है फसल, सोयाबीन की जो फसल है वो 2016-17 में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में या कितने क्षेत्रफल में बोई गई। तो 2016-17 में 5,401,000 हेक्टेयर भूमि पर इसकी बुवाई हुई, जबकि 17-18 में कितना हुआ 5,010,000 हेक्टेयर में। ठीक है, तो कमी हुई या वृद्धि हुई गत वर्ष की तुलना में। तो निश्चित तौर पर देखेंगे आपकी 2016-17 में ज्यादा था और 2017-18 में कम हो गया, तो लगभग 7.24% क्षेत्रफल में कमी आई। ठीक है, इसके बाद सरसों की बात करें तो सरसों का जो क्षेत्र था वो था 708,000 हेक्टेयर, जो कि 2017-18 में बढ़कर कितना हो गया 748,000 हेक्टेयर। तो निश्चित तौर पर यहाँ वृद्धि देखने मिली हमें 2016-17 की तुलना में 2017-18 में। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो लगभग 5.65% की वृद्धि होती है इन फसलों के क्षेत्र में। अब बात करते हैं इन्हीं फसलों के उत्पादन में। ठीक है, तो सोयाबीन का देखें कि 2016-17 में कितना उत्पादन हुआ था, लगभग 6,649,000 मीट्रिक टन का उत्पादन हुआ, जबकि 2017-18 में कितना हुआ 5,321,000 मीट्रिक टन हुआ। तो उत्पादन में वृद्धि हुई या कमी, तो यहाँ पर निश्चित तौर पर आपको कमी देखने मिलती है। कितनी कमी है, तो 19.67% की हमें कमी देखने मिलती है। ठीक है, तो आपको ये भी पता है कि जो सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है वो देश भर में हमारे मध्य प्रदेश में ही किया जाता है, लेकिन फिर भी हमें जो है गत वर्ष की तुलना में, गत वर्ष मतलब 2016-17 की तुलना में 2017-18 की तुलना में 2016-17 में क्या हुआ, आपको यहाँ पर तो वृद्धि थी, लेकिन इसकी तुलना में अगर बात करें 17-18 में तो आपको क्या मिली, कमी देखने मिलती है। फिर बात करते हैं राई एवं सरसों के बारे में। तो राई सरसों का जो 2016-17 में कुल उत्पादन था वो था 920,000 मीट्रिक टन, जो कि 17-18 में बढ़कर कितना हो गया 976 मीट्रिक टन। तो निश्चित तौर पर यहाँ 2016-17 की तुलना में 2017-18 में हमें वृद्धि देखने मिली कितने प्रतिशत की, तो वो है 6.09% की। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हमने अभी जो आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश की प्रमुख खाद्यान्न फसलें
मध्य प्रदेश की प्रमुख दलहनी फसलों के बारे में और मध्य प्रदेश की प्रमुख तिलहनी फसलों के बारे में हमने जानकारी यहाँ पर देख ली कि उन फसलों के क्षेत्रफल में कमी हुई या वृद्धि हुई, या उन्हीं फसलों के उत्पादन में कमी हुई या वृद्धि हुई। आपको पता है कि अभी मध्य प्रदेश सरकार को लगातार 7 वर्षों से कृषि कर्मठ पुरस्कार मिल रहा है। 2016-17 में गेहूं के उत्पादन के लिए मध्य प्रदेश सरकार को कृषि कर्मठ पुरस्कार प्रदान किया गया, जबकि 2017-18 में दलहनी फसलों के सर्वाधिक उत्पादन के लिए मध्य प्रदेश सरकार को कृषि कर्मठ पुरस्कार की प्राप्ति हुई। ठीक है, तो ये कृषि कर्मठ पुरस्कार भारत सरकार की ओर से कृषि के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, तो जो मध्य प्रदेश को लगातार 7 वर्षों से प्राप्त हो रहा है विभिन्न विभिन्न श्रेणियों में, कभी गेहूं के उत्पादन में, कभी दलहनी फसलों के उत्पादन में, तो कभी कुल खाद्यान्न के उत्पादन में। ठीक है, तो इस प्रकार से चूंकि ये महत्वपूर्ण बन जाता है, लगातार मध्य प्रदेश को कृषि कर्मठ पुरस्कार प्राप्त हो रहे हैं, तो चाहे वो खाद्यान्न की श्रेणी में हो, खाद्यान्न फसलों की श्रेणी में, चाहे वो दलहनी फसलों की श्रेणी में, चाहे वो तिलहनी फसलों की श्रेणी में, हमने सभी प्रकार से उनके क्षेत्र और उनके उत्पादन के बारे में जानकारी एकत्र कर ली है। तो निश्चित तौर पर अगर किसी भी फसल के बारे में आपसे पूछा जाएगा मेंस के एग्जाम में कि ये सोयाबीन मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण फसल है, इसका वर्णन करिए, तो निश्चित तौर पर आपको उसके बारे में बताना पड़ेगा कि ये जो सोयाबीन है इसका वानस्पतिक नाम क्या है, ये खरीफ की फसल है या रबी की फसल है, इस फसल की प्रमुख विशेषता क्या है, और वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में इस फसल का कितना उत्पादन या किया जा रहा है, इस फसल को कितने क्षेत्रफल पर बोया जा रहा है, ये सारी जानकारियां आपको अपने आंसर में लिखनी पड़ेंगी। इसलिए यहाँ पर मैंने आपको सारी फसलों के बारे में, जो भी प्रमुख फसलें हैं उनके बारे में आपको ये वर्तमान का जो आंकड़े हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। तो दोस्तों चूंकि अभी हमें और बिंदुओं पर बात करनी है, लेकिन फिलहाल अभी लेक्चर काफी बड़ा हो जाएगा, तो हमने इस चैप्टर, इस जो मध्य प्रदेश की कृषि का जो पार्ट है जो हमें पढ़ना है, उसको हम 2 भाग में बांटकर पढ़ेंगे। तो आज तक जो आंकड़े हैं हमने अभी तक किए, वो इस लेक्चर में यहीं तक करेंगे। अब आगे का जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। तो ठीक है, उम्मीद है मुझे कि आपको ये समझ में आया होगा। तो स्वस्थ रहें दोस्तों, अभी भी घर पे ही रहें, क्योंकि लगातार जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल भी आप यहाँ पर लापरवाही ना बरतें, घर पे ही रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।